हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे और पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 3 में हमने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लेक्चर नंबर जो हमारा बच्चों 4 है, लेक्चर नंबर जो हमारा 4 है बच्चों, ये भी कुछ एक अच्छे टॉपिक के लिए हम बनाने आए हैं यहाँ पे। बच्चों, हमारा जो टॉपिक है यहां पे वो है आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म। हमारा टॉपिक है आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग बच्चों मिलके आज उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा टॉपिक का नाम है आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, मुश्किल माना जाता है। आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझाने वाला टॉपिक है थोड़ा, और काफी सारी चीजें इसमें आप लोगों को सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते होंगे और अपने दोस्तों को आप उसको शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म क्या है बच्चों, ये जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले समझते हैं जी, ये आर्गन प्लेन क्या है। आर्गन प्लेन, मैंने कहा सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आर्गन प्लेन क्या है। आज से पहले हमने प्लेन जहां मैथ्स में सुना वो था बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वहां यह सीखा था कि जो एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, वो जो पूरा प्लेन होता है, प्लेन उसको 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देती है। तो वो हमारा कार्टेशियन प्लेन था वहां। ये आर्गन प्लेन है। आर्गन प्लेन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन ऐसा प्लेन, देखो कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, हम लोग कार्टेशियन प्लेन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स से कोई पॉइंट्स को या किसी लोकेशन को, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं जैसे 2,3, तो हम उसको प्लॉट करते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जिस ग्राफ में प्लॉट करेंगे उस पूरे प्लेन को आर्गन प्लेन कहा जाता है। तो एक्चुअली में आर्गन प्लेन स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्लेन। आर्गन प्लेन स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्लेन। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत मुश्किल चीज नहीं है वैसे देखा जाए तो, बस समझने की देर है। मैंने कहा आर्गन प्लेन स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्लेन। मैंने कहा फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, मैंने कहा मेरे को इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। किस में प्लॉट करना है बच्चों? ग्राफ में। मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये मेरा y एक्सिस है जैसा कि हमें पता है, और ये मेरी x एक्सिस है जो कि हमारी कार्टेशियन प्लेन में होती थी। क्योंकि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन नहीं है इस बार, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ये हमारा इस बार कार्टेशियन प्लेन नहीं है, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। मैं इसको कहूंगा यहां पे या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कह दूंगा या मैं इसको आर्गन प्लेन कह दूंगा। ठीक है, कुछ भी कह सकता हूं। मैंने कहा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मैंने कहा वो एसोसिएटेड होता है विद 2 नंबर्स x और y। उसमें 2 नंबर्स होते हैं बच्चों, x और y। जब वो z इक्वल टू x प्लस आई वाई फॉर्म में होता है तो उससे हमें 2 नंबर्स मिलते हैं। एक मिलता है बच्चों हमें x और एक मिलता है हमें y, x कॉमा y। मैंने कहा इसको अगर हम इस ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, मैंने कहा इस x और y को अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, मैंने कहा यहां से लेकर x दूरी में मूव करूंगा। मान लो ये x दूरी है यहां से यहां तक। ठीक है, मैंने जो प्लॉट करा है, मैंने कहा y एक्सिस में मैं y दूरी तय करूंगा, y दूरी को तय करूंगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस y है, मैंने कहा ये पॉइंट मान लो y है। तो एक सेकंड देना आप मेरे को। मैंने कहा एक पॉइंट मुझे मिलेगा इससे,
एक पॉइंट मुझे इससे मिलेगा x, y। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये मेरे नॉर्मल नंबर्स नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन के नंबर्स हैं या आर्गन प्लेन के नंबर्स हैं, तो ये मेरा जो पूरा प्लेन है ये इस बार कार्टेशियन प्लेन की जगह आर्गन प्लेन कहलाएगा। ये पूरा प्लेन क्या कहलाएगा? आर्गन प्लेन कहलाएगा। पहली बात। अगली बात बच्चों, ये जो मेरी x एक्सिस है और y एक्सिस है, एक्चुअली में है तो ये x एक्सिस। कहते हैं जो x एक्सिस होती है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो x एक्सिस बच्चों रियल एक्सिस होती है। क्या होती है? रियल एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन में तो ये x एक्सिस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए ये रियल एक्सिस है। मैंने कहा ये जो y एक्सिस है मेरी, मैंने कहा ये जो मेरी y एक्सिस है, मैंने कहा ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी, मैंने कहा ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है। तो एक रियल एक्सिस होती है हमारे पास और एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। अच्छा, मैंने कहा ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है इस z को। ये रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चों? इस z को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने इसको इस आर्गन प्लेन में प्लॉट करा तो ये आर्गन प्लेन है और ये z जो पॉइंट है ये है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, याद करो हमने एक मॉड्यूलस करके एक चीज पढ़ी थी लेक्चर नंबर 2 में, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है लेक्चर 2 ही रहा होगा, लेक्चर 2 में ही बताया होगा हमने। तो हमने ये जाना था, वहां पे ये जाना था कि मॉड्यूलस ऑफ z, मैंने कहा था वहां पे तुम्हें मॉड्यूलस ऑफ z जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद करो बच्चों, बताया था मैंने, कहा था मॉड्यूलस ऑफ z। क्या कहा था इसको? मॉड्यूलस ऑफ z। क्या कहा था इसको? मैंने इसको कहा था मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। कहा था नहीं कहा था? मैंने कहा यहां पे मैं अब तुम्हें इस z का असली मतलब भी बताने जा रहा हूं। मैंने कहा एक्चुअली ये z जो होता है ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी होता है। मैंने कहा ये जो z होता है ये ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी को मॉड्यूलस ऑफ z कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑफ z कहते हैं। कैसे? मैं इस बात को आपको प्रूव भी कर देता हूं। मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है मेरी y है, मैंने कहा ये जो मेरी दूरी है ये वाली, ये y है, और ये जो दूरी है x है। मैंने कहा इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं, ये राइट ट्राइंगल बन गया। मैंने कहा अगर मैं इस ट्राइंगल में पीजीटी लगा दूं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो एक तरीके से मेरे को ये जो डिस्टेंस मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, स्क्वायर वहां शिफ्ट करूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगी। ये दूरी मुझे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? और आप देख सकते हैं यही तो मॉड्यूलस ऑफ z होता है। इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ z का सिग्निफिकेंस होता है, इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ z का सिग्निफिकेंस होता है दूरी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर वो आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेड है तो उसकी दूरी ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी को मॉड्यूलस ऑफ z कहते हैं। जैसा कि आप लोग के सामने आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा और सही से रिप्रेजेंट करता हूं, कोशिश करूंगा। मेरे को थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए था, ठीक है। मैं इसको बड़ा करने की कोशिश भी करता हूं बच्चों, अगर मेरे से होता है तो, ठीक है, ताकि मैं बहुत अच्छे से इसको आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर पाऊं, है ना। कोशिश मेरी यही रहती है हमेशा। लो भाई, मैंने थोड़ा बड़ा करा है डायग्राम। मैंने कहा यही तो, ये जो दूरी है ये ओ ले लो, ये जो दूरी है ओ जेड, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओ जेड जो होगा इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और यही तो मॉड्यूलस ऑफ z है। तो मुझे मॉड्यूलस ऑफ z का सिग्निफिकेंस पता चल गया। मॉड्यूलस खाली देखो, वहां हमने क्या किया, जब हमने ये पढ़ाया तुम्हें टॉपिक, बताया कि एक चीज होती है मॉड्यूलस, एक चीज होती है मॉड्यूलस, और बस इतना कहा जी ये अगर इसका मॉड्यूलस है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, बात खत्म। अब मैंने बता दिया मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलस का मतलब है भाई हम दूरी निकाल रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गन प्लेन में फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, आप लोग को एक और बात ध्यान होगी, आप लोग को एक और बात ध्यान होगी, जब हमने ये सब तुम्हें बवाल पढ़ाए थे, ये सब टॉपिक पढ़ाए थे, ऑल्दो आप बहुत अच्छे और सीधे बच्चे हैं, आपने कभी पूछा नहीं, ठीक है, आप लोगों ने कभी हमसे ये जवाब इसका मांगा नहीं,
लेकिन एक चीज यहां पे बताई जा सकती है कि एक चीज और हमने तुम्हें पढ़ाई थी, कंजुगेट। याद करो कंजुगेट। कंजुगेट में क्या करते थे, प्लस आई को आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते थे। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई हो जाता था, याद करो। तो एक्चुअली में अच्छा, ये हमने जब हिलाया तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया, तो इसको हमें ठीक करना चाहिए। ठीक है ना, अब ये मेरे ख्याल से ठीक आ गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो गड़बड़ हो गई थी। तो बच्चों हम कह रहे हैं ये पॉइंट मेरा, ये तो दिखा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रहा है, लेकिन ये पॉइंट मेरा p है x कॉमा वाई। हाँ, ये मेरा जो पॉइंट है p x कॉमा वाई है, और यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है z। ठीक है, तो मैं निकालने जा रहा हूं दूरी OP इक्वल टू, अच्छा मैंने कहा हमारी बात हो रही थी मॉड्यूलस के बाद हमारी बात हो रही थी कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैंने कहा कंजुगेट मतलब क्या होता है, मैंने कहा कंजुगेट समझने के लिए आपको समझना है, कंजुगेट समझो बच्चों, समझो, थोड़ा समझो। मैंने कहा नाउ एक काम करते हैं, कंजुगेट ऑफ z की बात करते हैं। मैंने कहा z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो z कंजुगेट हो जाएगा x प्लस आई वाई का बार। z बार ही कहते हैं कंजुगेट को, और बार का मतलब, कंजुगेट का मतलब होता है i को माइनस आई से रिप्रेजेंट कर दो, रिप्लेस कर दो सॉरी, तो x माइनस आई वाई बन जाएगा उसका कंजुगेट। इसको कहते हैं z कंजुगेट। अब मुझे अगर ये प्लॉट करना है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि इसका प्रैक्टिकली क्या यूज है, ग्राफ में दिखाना चाह रहा हूं कि कंजुगेट ऑफ z दिखाता क्या है। मैंने कहा मुझे अब z कंजुगेट इस ग्राफ में मार्क करना है। मैंने कहा z कंजुगेट मार्क करने के लिए मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट मुझे मिलेगा x और एक पॉइंट मुझे मिलेगा माइनस वाई। आप चेक कर सकते हैं क्यों माइनस वाई क्यों मिलेगा बच्चों मुझे, क्योंकि x प्लस आई वाई फॉर्म में इसको लाओगे तो y की i और माइनस वाई है हमारे पास। मैंने कहा x कॉमा माइनस वाई मैं यहां रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। मैंने कहा x दूरी यहां से यहां तक है, वो अभी भी उतनी रहेगी, यही तो पॉइंट x है। मैंने कहा x दूरी तो अभी भी उतनी ही रहेगी यहीं पे। मैंने कहा मुझे y नहीं माइनस वाई मूव करना है, जितना ऊपर गया उतना ही मतलब मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये दूरी रहेगी y, ये दूरी रहेगी y, ये दूरी y ही रहेगी, लेकिन मुझे नीचे को आना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाई कोऑर्डिनेट है। मैंने कहा मैं इनको आपस में इंटरसेक्ट करवाऊंगा। मैंने कहा इनको मैं आपस में अब इंटरसेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैंने मान लिया P डैश, और इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा माइनस वाई। इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा माइनस वाई। मैंने कहा ये पॉइंट जो मेरा P है ये z बार को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा z था, ये मेरा z था। ठीक है, मैं किसी तरीके से इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। ये मेरा z था, ये मेरा z बार है, ये मेरा z बार है। क्लियर? तो एक तरीके से इसकी मिरर इमेज ही तो है ये। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मतलब उसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज नीचे। ठीक है, इसकी मिरर इमेज। तो मैंने कहा इसकी ये दूरी क्या बदल जाएगी, नहीं, मैंने कहा जितना नीचे ये है उतना ही ऊपर वो था, और जितना इधर वो है उतना ही इधर ये था। तो मैंने कहा ये तो अभी भी, ये जो दूरी है जो मैं मार्क करने जाने वाला हूं जस्ट अभी, मैंने कहा ये जो मेरी दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये अभी भी इतनी ही रहेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। और मैंने तुम्हें ये बात बता भी रखी है, z का कंजुगेट और z बार का कंजुगेट सेम होता है। z का कंजुगेट और z बार का, सॉरी मैं क्या कह रहा था, z का मॉड्यूलस मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z बार का मॉड्यूलस सेम होता है। कैसे?
मैंने कहा ये दूरी उतनी ही है जितनी ये है। मैंने कहा ये दूरी √x² + y² ही होगी। कैसे? आप लोग चेक भी कर सकते हो बच्चों इस बात को प्रैक्टिकली। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो गया नीचे, इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस तो अभी भी y है ना, तो √x² + y² ही रहेगा वो। समझ रहे हो बात? अब तुम कहोगे नहीं सर ये तो -y है, ये तो -y है। एक काम करना, -y रख देना, -y का स्क्वायर पाइथागोरस लगाओगे तो साइड का स्क्वायर होगा, तो वो सेम वही आ जाएगा +y। तो इसका मतलब है कि मॉड्यूलस ऑफ z⁻ इक्वल टू, फॉर्मूला होता है √x² + y², तो x² + y² की जगह -y का स्क्वायर, तो √x² + y² ही आ जाएगा z के कंजुगेट का मॉड्यूलस। तो मैंने कहा ये दूरी, इसको भी मैं ऑरेंज पेन से हाईलाइट करूंगा यहां पे, मैंने कहा ये दूरी भी √x² + y² ही होगी, सेम होगी। तो क्या समझे हम समझे कि कार्टेशियन प्लेन का जैसा एक और प्लेन होता है नोन एज आर्गन प्लेन, पहली बात। अगली बात हम समझे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से निकालो तुम कुछ कोऑर्डिनेट्स x, y, these are known as कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स या आर्गन प्लेन में प्लॉट करने वाले कोऑर्डिनेट्स। मैंने कहा उनको प्लॉट कर दो। मैंने कहा उनको प्लॉट करने के बाद तुम्हें वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं क्योंकि वो रियल पार्ट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करती है, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब होता है, फॉर्मूला जाना था पहले खाली √x² + y², अब उसका मैंने तुम्हें मतलब भी बताया। मैंने कहा उसका मतलब होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी, जो कि मैंने तुम्हें ग्राफिकली प्रूव करके दिखा दी, x² + y² होगी। फिर मैंने तुम्हें कंजुगेट का मतलब बताया। मैंने कहा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसकी मिरर इमेज, उसकी अगर ये ऐसा है तो मिरर इमेज नीचे को बनती है ना, ऊपर का नीचे हो जाती है तो मैंने कहा उसकी मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो यहां को होता उसका कंजुगेट नीचे को लाया करता, लेकिन उसका मॉड्यूलस हमेशा सेम रहेगा। z का मॉड्यूलस और z के कंजुगेट का मॉड्यूलस हमेशा सेम रहता है क्योंकि दूरी नहीं बदलती, मिरर इमेज है, डिस्टेंस उतनी ही रहती है ओरिजिन से उसकी। तो जैसा कि आपको साफ दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों हमें समझना है, इसके बाद अब हमें समझना है पोलर फॉर्म। अब ये आई कहां से क्या है उसको समझते हैं बच्चों। तब तक के लिए प्लीज इसको नोट कर लो, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम साइड हो जाते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। टॉपिक का नाम है बच्चों हमारे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, पोलर फॉर्म ऑफ अ पोलर फॉर्म ऑफ अ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, टॉपिक का नाम है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों मैंने कहा पोलर फॉर्म क्या होती है मैंने कहा मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कहा मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy। जनरल फॉर्म ही लिख दी मैंने। ठीक है, मैंने कहा मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy। थोड़ा जगह बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy। मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूं, आप लोग के सामने करके दिखाऊंगा। मैंने कहा मान लीजिए ये मेरी x एक्सिस और y एक्सिस है, जिसको कहते हैं रियल पार्ट,
और इमेजिनरी पार्ट, मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूं इसको क्योंकि वो शेप से बना हुआ इधर उधर मूव करने में गड़बड़ा जा रहा है। अभी मुझे लगता है, चलो इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इसको कहते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। इसको कहते हैं रियल एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं, एक है इमेजिनरी एक्सिस, एक है रियल एक्सिस, जैसा कि तुमने आर्गेन प्लेन में सीख चुके हो आप लोग। मैंने कहा मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचना है, z तक। मैं इस ग्राफ में कैसे पहुंचूंगा, इस आर्गेन प्लेन में कैसे पहुंचूंगा? मैंने कहा ये मुझे ये दिखाता है कि मैं x एक्सिस में x दूरी चलूंगा और y एक्सिस में y दूरी चलूंगा, मुझे जो पॉइंट मिलेगा वो मेरा z होगा। एक रास्ता है इस पॉइंट तक पहुंचने का। मैंने कहा मैं यहां से चलूंगा, x एक्सिस में मैं x डिस्टेंस कवर करूंगा, यहां से यहां पहुंच गया मान लो x दूरी, ठीक है। मैंने कहा मान लो मैं x दूरी चल गया। मैंने कहा मैं यहां पहुंचने के बाद y एक्सिस में y दूरी चलूंगा, y एक्सिस में मान लो ये पहुंच गया मैं y एक्सिस में y दूरी, ये y। मैंने कहा जो ये पॉइंट मुझे अब मिला है x, y p पॉइंट, मैंने कहा ये है मेरा z, मैं z पे पहुंच गया। मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है z। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चों दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, और मेरी मेल आईडी मेंशन्ड है, ठीक है। और हमारा नाम आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो वहां भी दिख जाएगा, वहां पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी अदर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, फेसबुक से मिल जाएंगी, गूगल से मिल जाएंगी, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम फीस में हम पढ़ाते हैं इधर, ठीक है बच्चों। तो कोशिश ये रहती है कि आप लोग के बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमारे थ्रू तो यही रहती है। हम बिल्कुल बहुत एडवांस बात भी नहीं करते, बहुत नीचे की बात भी नहीं करते, बेसिक्स को बहुत फोकस करते हैं। मेरा मानना है बेसिक्स ठीक होंगे तो सब ठीक होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने कहा क्या इस P पॉइंट तक, मतलब इस Z पॉइंट तक पहुंचने का क्या बस यही एक रास्ता था? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ये तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता थे x, y, तब मैं पहुंच गया। मैंने कहा एक और रास्ता इस पॉइंट तक पहुंचने का। मैंने कहा वो रास्ता है अगर मुझे इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स पता हो। क्या पता हो? पोलर कोऑर्डिनेट्स पता हो। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? मैंने कहा पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, थीटा। क्या होता है जी ये? मैंने कहा मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है। मैंने कहा एक रास्ता मेरे पास x और y के अलावा भी है। मैंने कहा मैं ये पता लगाऊंगा कि मुझे ओरिजिन से किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है और कितना दूर जाना है। मैंने कहा मुझे ओरिजिन से थीटा एंगल पे जाना है। मैंने कहा मुझे ओरिजिन से थीटा एंगल में जाना है और r डिस्टेंस कवर करनी है। फिर से सुनिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं बच्चों, फिर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, फिर से सुनिएगा। मैंने कहा मुझे ओरिजिन से r डिस्टेंस कवर करनी है और थीटा एंगल जाना है। ये थीटा क्या है? थीटा है x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बाय द x एक्सिस, किससे बना है? x एक्सिस, ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। x एक्सिस के साथ एंगल यहां से भी बनेगा ना, यहां से ऐसे करके, लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज, इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक हो गया। r क्या है बच्चों? r है डिस्टेंस कवर्ड इन द थीटा डायरेक्शन। r क्या है? डिस्टेंस कवर्ड है। r क्या है बच्चों? r है डिस्टेंस कवर्ड इन डायरेक्शन थीटा। r क्या है बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड इन थीटा डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। डिस्टेंस कवर्ड इन द थीटा डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो मैंने कहा अगर मुझे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए r, थीटा, तो मैं तब भी इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, ठीक हो गया। मैंने कहा
अब मैं ये एक्स और वाई की जगह आर और थीटा के टर्म्स में वैल्यू चाहता हूं। ठीक है, मैंने कहा मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं निकाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा देखोगे, मैं थोड़ा डायग्राम आप लोग के लिए बड़ा कर दे रहा हूं, तब तक के लिए थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। मैंने कहा अगर मैं इस डायग्राम में इन फिगर, मैंने कहा अगर मैं इस डायग्राम में, ध्यान से देखना बच्चों, इन फिगर मैं इस पॉइंट को P मान चुका हूं, इस पॉइंट को मैं M लेने वाला हूं, ये 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है, तो इसको ओरिजिन O मान लेता हूं। ठीक है, इन फिगर मैं इस फिगर में ट्राइंगल PMO ले रहा हूं, इन ट्राइंगल PMO, मैं एक्स और वाई के बेसिस में अब बात नहीं करना चाहता। यहां पे पहुंचने में आर और थीटा के टर्म्स में चाहता हूं कि ये डिस्टेंस मुझे आर और थीटा के टर्म्स में मिले और ये डिस्टेंस मुझे आर और थीटा के टर्म्स में मिले, मतलब मुझे डायरेक्शन और डिस्टेंस के टर्म्स में मिले। अच्छा, मैंने कहा मुझे एक और बात पता है, ये जो आर है ये क्या है, एक्चुअली में डिस्टेंस तो है ही है ये थीटा डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअली ये मॉड्यूलस ऑफ जेड भी तो है। यही तो होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड। यार याद करो यार, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों, चेक कर लो, मॉड्यूलस ऑफ जेड ही तो होता है ये आर, यही तो आर है, यही तो मैंने कहा आर है। ठीक है, आर, इसी को तो मॉड्यूलस ऑफ जेड कहते हैं, इसी को तो मॉड्यूलस ऑफ जेड कहते हैं बच्चों, यही तो मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है, कोई बहुत दिक्कत का विषय नहीं है वो। ठीक है, इस ट्राइंगल में मैंने क्या करा, इस ट्राइंगल में मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा लगा दिया। मैंने पहले लगाया कॉस थीटा इक्वल टू, सबको पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल थीटा है, कॉस थीटा लगा दिया। मैंने कहा बेस सबको पता है क्या है इस ट्राइंगल का, OM, सबको पता है OM है बेस, अपॉन हाइपोटेन्यूज सबको पता है OZ है। अच्छा, सबको एक और जानकारी है, OM की वैल्यू x है, तो मैंने क्या करा, cos थीटा इक्वल टू OM की वैल्यू x है, अपॉन OZ की वैल्यू R है, तो इस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई R cos थीटा। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी R sin थीटा, सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी R sin थीटा, वो भी निकाल के दिखाता हूं मैं तुम लोग को। सिमिलरली sin थीटा अगर मैं इसमें लगा दूं तो वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल तो थीटा ही है। परपेंडिकुलर बच्चों इसमें ये रहा PM। ठीक है, अच्छा जिसको मैं OZ कह रहा हूं एक्चुअली वो OP है, हाँ गलती से मैंने OZ लिख दिया उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। मैंने कहा PM अपॉन हाइपोटेन्यूज तो मुझे दिख रहा है OP है, तो मैंने कहा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, PM की जगह आ जाएगा बच्चों Y, OP है R, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मुझे Y की वैल्यू मिल जाएगी R sin थीटा। तो इसका मतलब है अब मेरे को X और Y जो है R और थीटा के टर्म्स में मिल गए। मैंने कहा ये X, Y नहीं है, ये है R cos थीटा, R sin थीटा। मैं कह सकता हूं ऐसा बच्चों, किसी को कोई तकलीफ इस बात पे? मैंने कहा X और Y की जगह R cos थीटा, R sin थीटा है, अब ये मुझे पता चला है। ठीक है, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर x की वैल्यू R cos थीटा है एंड y की वैल्यू R sin थीटा है। जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखा कोई भी बात, मैंने आप लोग के सामने इस बात को प्रूफ करके लिखा है बच्चों। बता ऐसा मत समझो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने सामने प्रूफ करा है। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगा, मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा अब R cos थीटा प्लस I इंटू R sin थीटा। मैं दोनों में से R कॉमन ले लूंगा, Z मिल जाएगा मुझे R cos थीटा प्लस I sin थीटा। देखो R और थीटा के टर्म्स में मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कहते हैं बच्चों पोलर फॉर्म, इसको कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? पोलर फॉर्म। अच्छा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। देखो आर तो कोई भी निकाल लेगा, आर निकालने की टेंशन तो किसी को भी नहीं हुई आज तक जीवन में। आर हर बंदे ने अच्छा निकाला है आज तक। ठीक है, आर सब निकाल लेते हैं। दिक्कत है यहां थीटा निकालने की कि ये थीटा कैसे आएगा। मैंने कहा थीटा निकालने की एक टेक्निक होती है, एक एल्गोरिथम होता है, वो मैं आप लोग को सिखा दूंगा। क्योंकि मेरे को आर मिल गया,
आर कैसे मिलेगा? अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मुझे आर मिल जाएगा। ये जो थीटा है ये है आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है यहां पे। थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हेयर। अगर यहां बात करूं, मैंने कहा हेयर आर इक्वल टू, सबको पता है मॉड्यूलस ऑफ जेड, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो सभी को आता है जी, ठीक है, ये तो सभी को आता है। और मैंने कहा थीटा क्या है? थीटा वैसे तो एंटी, अब ये डायरेक्शन में एंगल, यार तुम्हें बस ये पॉइंट पता है, तुम एंगल थोड़ा निकाल दोगे, प्रोटेक्टर से थोड़ी ना नापना है इसको, एंगल की कोई मैथमेटिकल वैल्यू होगी तो वो निकालना सीखना। तो थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल दो या आर्ग्यूमेंट बोल दो, आर्ग्यूमेंट। थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है उसका, उसकी वो किस एंगल से प्रोजेक्ट हो रहा है, किस एंगल पे है, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। वैसे तो आर्ग्यूमेंट है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कब कहलाता है? वैसे हम फॉर्मूले में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही डालते हैं। मैंने कहा थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इफ, कब कहते हैं बच्चों? मैंने कहा अगर थीटा बड़ा हो माइनस पाई से और छोटा हो या बराबर हो पाई के, इसके बीच में अगर लाई करे, अगर थीटा इसके बीच में लाई करता है तो उसको थीटा को क्या बोल देते हैं हम लोग? हम थीटा को बोल देते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जब ये बात ट्रू होती है। तो मुझे ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा निकालना सीखना है। ये किसी को भी, अब ऐसा नहीं है कि ये तुम डायग्राम से निकाल दोगे नाप के, यहां ये निकल ही नहीं सकता जी। इसको निकालने की एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम या टेक्निक होती है, अभी जगह नहीं है यहां पे, हम नेक्स्ट पेज में थीटा निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे बच्चों, तो ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना, क्वेश्चन करके ज्यादा क्लियर होगी, मजा आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों ये, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एनडीए पंतनगर एग्जाम, ठीक है ना, क्योंकि ये स्कूल वाले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता टॉपिक, अब तो कोर्स में भी नहीं है कहने लगे हैं लोग, ठीक है ना। इतने अच्छे से आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में भी कोई अच्छा एक्सप्लेन नहीं करेगा इस टॉपिक को। हमने बहुत मेहनत से उसको एक्सप्लेन किया है, समय दिया है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने कहा अब चलते हैं फाइंडिंग, मैंने कहा z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। मैंने कहा ये मेरी पोलर फॉर्म है, मैंने कहा ये मेरी पोलर फॉर्म है। एक सेकंड बच्चों, ये मेरी पोलर फॉर्म है बच्चों, मैंने कहा ये मेरी पोलर फॉर्म है। मैंने कहा फाइंड मेथड टू फाइंड थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मानेंगे हम थीटा को। यहां पे क्या मानेंगे बच्चों? थीटा को क्या मानेंगे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। थीटा ये वही वाला थीटा है, ये वाला थीटा, एंगल किस एंगल में चलना है, आर डिस्टेंस, ये वही वाला थीटा है। और आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, आर निकालना किसी को दिक्कत नहीं देगा, ठीक है ना, आर निकालना किसी को दिक्कत नहीं देगा। चलो, तो मैंने कहा मैं तुम्हें ये निकालना सिखाऊंगा। मैंने कहा थीटा जो है वो ग्रेटर देन माइनस पाई होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए, अभी बताया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं थीटा को? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह देते हैं। मैंने कहा थीटा निकालने का मेथड, मैंने कहा स्टेप वन मैंने कहा फाइंड अल्फा। अब ये तुम कहोगे बच्चों अल्फा कहां से आ गया? मैंने कहा कोई नहीं, अल्फा एक एंगल है जो निकालना है, कैसे निकलता है वो मैं बता दे रहा हूं। मैंने कहा अल्फा कैसे निकलेगा?
मैंने कहा अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों। मैंने कहा सबसे पहले अल्फा निकाल लो। स्टेप नंबर टू होता है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज। जो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम कन्वर्ट कर रहे हो पोलर फॉर्म में, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज। कैसे निकालते हैं बता रहा हूं, इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज। ठीक है, स्टेप नंबर थ्री, अच्छा ये क्वाड्रेंट कैसे पता लगाते हैं। मैंने कहा तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z2 + 3i और तुमसे कहा है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने कहा मुझे पता है, मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा, 2, 3 कहीं यहां आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो मेरा जो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने कहा अगर ये नहीं होता, Z = -2 - 3i होता, -2 - 3i, x और y की वैल्यू है -2 - 3। मैंने कहा x माइनस यहां लाई करता है, y माइनस यहां लाई करता है। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा? ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पता लगा लोगे किस क्वाड्रेंट में लाई करता है बच्चों? पता लगा लोगे ना सब लोग क्वाड्रेंट के बारे में? सब लोग पता लगा लेंगे, क्वाड्रेंट पता लगा लोगे ना। इसके बाद बच्चों कैलकुलेट थीटा रेफरिंग टू द टेबल। एक टेबल बना रहा हूं, कैलकुलेट थीटा बाय रेफर टू टेबल बिलो। मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, उससे तुम लोग थीटा कैलकुलेट कर लोगे। उस टेबल में क्या है जी? मैंने कहा उस टेबल में है क्वाड्रेंट ऑफ Z किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यह है उसके अंदर, और थीटा क्या होगा अगर Z उस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इतना सा उस टेबल में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल नहीं है, याद करनी पड़ती है। इसको वैसे समझाया भी जा सकता है, इस टेबल को कभी समझा देंगे या लास्ट में टाइम देखते हैं, समझा भी देंगे इसको, मुझे दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी बात है। मैंने कहा 4 क्वाड्रेंट्स में लाई कर सकता है। मैंने कहा पहला क्वाड्रेंट हो सकता है, मैंने कहा दूसरा क्वाड्रेंट हो सकता है, मैंने कहा तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा पहले क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, उसकी वैल्यू, दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, उसकी वैल्यू, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि थीटा क्या है। ठीक है ना बच्चों, तो थीटा के बारे में मुझे जानकारी मिल जाएगी। मैं इसको लिख दे रहा हूं पूरी तरीके से। देख लो बच्चों, मैंने कहा पहले क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा होती है, जो अल्फा आया है वही थीटा। ठीक, मैंने कहा अगर दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होती है। अल्फा जो भी आया है एंगल, उसमें से पाई में से माइनस कर दो उसको। तीसरे में अगर लाई करेगा तो माइनस पाई माइनस अल्फा, और चौथे में अगर लाई करेगा तो नेगेटिव ऑफ अल्फा। बस ये याद करना है तुम लोगों ने, बस हो गया, काम खत्म। मैंने कहा अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कराते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सब हो गया ये, मैं अभी तुम्हारे सामने इसको कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जस्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत बेहतरीन सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है मेरे पास, बस निकाल रहा हूं, मिल गया। ठीक है बच्चों, एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोग मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज बच्चों उसको नोट कर लो। चलें बच्चों क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास, Z = -1 - i√3 या प्लस i√3, जो भी तुम लोगों ने करना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, मैंने कहा एक क्वेश्चन है बच्चों, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म,
पोलर फॉर्म। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -1, या पॉजिटिव ले लें पहले, 1 प्लस i√3। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेते हैं ना। मैं अगर दोनों को माइनस ले लूंगा, -1 माइनस i√3 ले लूंगा, तो सबको पता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कहीं। ठीक है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो उसको वो क्वेश्चन भी अभी कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक काम करूंगा ना, इसी क्वेश्चन को चेंज करके अगला क्वेश्चन कराऊंगा, तो -1 माइनस i√3 करा दूंगा। प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम लोगों की। देखो फिलहाल इसको सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चों। मैंने कहा सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे z इक्वल टू 1 प्लस i√3 दिया था। मैंने कहा दोनों पॉजिटिव है, पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। मैंने कहा लाइज इन, पहली बात लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगली बात, मुझे पोलर फॉर्म पता है। मैंने कहा इन पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही होता है। मैंने कहा r निकाल लेता हूं पहले, r इक्वल टू √x² प्लस y²। ठीक है, r जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ z होता है और वो ये होता है। और मैंने कहा ये क्या होगा, मैंने कहा √x², x है 1, y है √3। मैंने कहा r आ जाएगा √1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो r आ जाएगा √4, वो आ जाएगा 2। तो मैंने कहा r इक्वल टू 2 आ गया। नाउ मैंने कहा सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, z कहां लाई करता है बच्चों? सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा जो होगा वो अल्फा जो होगा वही हो जाएगा। चेक कर लो आप, रेफर टू टेबल। पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा हो जाएगा। मैंने कहा अल्फा कैसे निकलेगा? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। मैंने कहा अल्फा कैसे निकलेगा? tan इनवर्स, ठीक है। मैंने कहा नाउ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉड्यूलस। अल्फा हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है बच्चों √3 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z है बच्चों 1। तो मैंने कहा अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ √3, और √3 का मॉड्यूलस जब हटाएंगे तो पॉजिटिव ही है, वो पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मैंने कहा अब मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स को इधर भेज दूंगा या ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूं। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3 को पता है क्या लिख सकता हूं? tan के टर्म्स में लिखना। tan कितना डिग्री होता है बच्चों? √3। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, इसका मतलब है tan 60 होता है बच्चों π/3 इक्वल टू √3, तो tan π/3। अच्छा, अल्फा बराबर हो जाएगा tan कैंसिल π/3, अल्फा बराबर हो जाएगा π/3। ठीक है, मैंने कहा अल्फा आ गया π/3। तो ये जो मेरी पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा था, उसको पहली इक्वेशन ले लेता हूं। फ्रॉम वन z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, यह है बच्चों पोलर फॉर्म। आंसर आ गया जी, यह है पोलर फॉर्म। दिस इज नोन एज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया है। एक काम करते हैं, इसी को चेंज करने से अच्छा एक नया क्वेश्चन करा देते हैं ना, वैल्यूज भी नहीं मिल जाएंगी। तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लो बच्चों, 2 मिनट का समय दे देते हैं आप लोग को नोट करने के लिए, तब तक अगला क्वेश्चन लिखाते हैं फिर। ठीक है, नोट कर लो बच्चों।
चलें बच्चों आगे को। अगला क्वेश्चन लिखाते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट z इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस आई रूट थ्री, 1 प्लस आई रूट थ्री इंटू पोलर फॉर्म, इंटू, मैंने कहा मैं इसको पोलर फॉर्म में तो कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कौन से फॉर्म में नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x प्लस आई वाई, और ये फ्रैक्शन में है, ये नहीं है अभी उस फॉर्म में। तो मैंने कहा इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है बच्चों। क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज। मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा। मैंने कहा z इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस आई रूट थ्री। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस आई रूट थ्री से और डिवाइड करूंगा 1 माइनस आई रूट थ्री से। ऐसा करने से ये जो z है ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा -16 इंटू 1 माइनस आई रूट थ्री तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे, वो तो अपना चलता ही रहेगा। अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई रूट थ्री का स्क्वायर। मैंने कहा ये जो z है ये बन जाएगा -16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 16 रूट थ्री इंटू आई, यही होगा, होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस आई स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3i स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3i स्क्वायर। सबको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है बच्चों। सबको जानकारी है आई स्क्वायर क्या होता है, सबको जानकारी है आई स्क्वायर -1 होता है। तो मैंने कहा ये z हो जाएगा -16 प्लस 16 रूट थ्री आई अपॉन 1 माइनस 3 इंटू -1, और मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा -16 प्लस 16 रूट थ्री आई होल अपॉन 1 प्लस 3। मैंने कहा ये हो जाएगा 4। मैंने कहा एक काम करते हैं, इस 4 को दोनों के नीचे तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं एलसीएम, क्योंकि कटेगा उससे वो। तो मैंने कहा एक तो मेरे को मिल जाएगा -16 अपॉन 4, एक मिल जाएगा 16 रूट थ्री आई अपॉन 4। मैंने कहा इसको काटूंगा, मैंने कहा z हो जाएगा -4 प्लस 4 रूट थ्री आई, 4 4 16। मैंने कहा ये मेरा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। मैंने कहा ये मेरा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब सुनोगे बच्चों, अब यहां से कहानी पोलर फॉर्म की शुरू होती है। मैंने कहा पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, मैंने कहा पोलर फॉर्म में लिखने के लिए और कुछ हो या ना हो, मैंने कहा पोलर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ तुम्हारे पास हो ना हो, सबसे पहले तो r होना चाहिए, जो कि होता है मॉड्यूलस ऑफ z, जो कि होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r बराबर हो जाएगा √x स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, और y स्क्वायर मतलब 4 रूट थ्री का स्क्वायर। तो r हो जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 16 3 48। तो r आ गया बच्चों √48 58 60 64। ठीक है, मैंने कहा √64 होता है 8 8 64, तो 8 आ गया। r डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना कभी भी।
ये आर आ गया। नाउ थीटा निकालना है। मैंने कहा जेड, मेरे ख्याल से जेड लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कहां पता नहीं, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। मैंने कहा एक्स नेगेटिव है, एक्स एक्सिस में नेगेटिव है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे पता? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे रखे हैं, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव दे रखा है। तो दोबारा साफ साफ लिखता हूं, ठीक है, एक मिनट रुको। मैंने कहा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव दे रखा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। लाइज, जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो बराबर होता है पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस एल्फा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू, किसने कहा? रेफर टू टेबल, रेफर टू टेबल। कहां गई वो टेबल? कहां गई? कहां गई? ये है सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस एल्फा होता है थीटा, ठीक है, रेफर टू टेबल, पाई माइनस एल्फा। अच्छा, अब मुझे एल्फा चाहिए। एल्फा होता है बच्चों tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो एल्फा हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मैंने कहा 4√3 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, मैंने कहा -4। अच्छा जी, अच्छा जी, मैंने कहा अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 4√3 को इससे काटूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, -√3 बचेगा मॉड्यूलस ऑफ, और मॉड्यूलस है √3 से बाहर निकालो तो √3 बन जाएगा। और √3 को लिख दो, अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, tan इनवर्स √3 को लिख दो tan π/3, tan 60 डिग्री। tan इनवर्स और tan आपस में हट जाएंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3 और थीटा है पाई माइनस अल्फा, तो थीटा आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो थीटा आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो थीटा आ जाएगा 2 π/3। थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, थीटा भी आ गया। नाउ इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म z क्या होता है? इक्वल टू आर, आर आया है 8, आर आया है 8 कॉस थीटा 2 π/3, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब 2 π/3। मैंने कहा यह है मेरा पोलर फॉर्म ऑफ अबव कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों, अब मेरी बात सुनोगे आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें हमने तुम्हें सिखाई, देखो, ठीक है। तो बच्चों ये लेक्चर पोलर फॉर्म हमने तुम्हें पढ़ा दिया है, आर्गेन प्लेन पढ़ा दिया है। वीडियो को यहीं अंत करते हैं। लेक्चर नंबर 5 इसका कल को आएगा बच्चों, उसमें हम इस चैप्टर के अदर क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, ऑप्शनल एक्सरसाइज के, मतलब मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, अच्छे और ज्यादा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बचे क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू, धीरे धीरे करके लेक्चर 5, 6, 7 2-3 लेक्चरों में भी और करेंगे। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। टॉपिक्स मैंने तुम लोग को इस चैप्टर के मेनली पढ़ा दिए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करोगे, पढ़ाई में मेहनत करोगे बच्चों। क्लास 11 बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है तुम्हारी, ठीक है। ये काफी ज्यादा फाउंडेशन ले करती है आगे की पढ़ाई के लिए।
ठीक है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा फोनों से इसको सब्सक्राइब करो, स्टेटस में लगा दिया करो हमारे लिए, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करो, हमें फेसबुक में फॉलो करो, और हम तो भूल भी जाते हैं सब, और क्या, हाँ, यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लगातार देखते रहो, अपने जूनियर्स को क्लास 10th की वीडियो रिकमेंड करो। ठीक है ना बच्चों, तो और फिजिक्स क्लास 11th की वीडियोस के लिए यूट्यूब में रिजवान खान फिजिक्स, इंस्टाग्राम में भी यूट्यूब में भी, नाम रिजवान खान फिजिक्स यूट्यूब में सर्च करोगे तो रिजवान सर का एक चैनल आएगा, हमारे साथ पढ़ाते हैं, हमारे भी टीचर रहे हैं हमारे टाइम पे, लेकिन हमारे साथ पढ़ाया भी है काफी, 10-12 साल हमने साथ में पढ़ाया भी उसके बाद, और हम यूट्यूब चैनल भी साथ मिलके ही चलाते हैं बच्चों, एक ही स्टूडियो से उसको शूट करते हैं, मिलकर ही हम लोग वीडियोस बनाते हैं, वो हमारी हेल्प से, हम उनकी हेल्प से। तो उसको बच्चों फिजिक्स के लिए रेफर करो, क्लास 11th 12th का अच्छा कंटेंट, IIT JEE नीट का तुम्हें अच्छा कंटेंट उनके वीडियोस में मिलेगा, और बहुत बेहतरीन टीचर हैं बच्चों, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं बच्चों आसपास। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गुड डे।